Hello everyone, welcome to today's lecture। पिछले लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें मैं क्विकली एक ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ that in that chapter, in that lecture, we saw what is the meaning of accounting principles। यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस जिसे हम कह सकते हैं। हम उसको फॉलो करते हैं ताकि हम अपने अकाउंट, अपने बिजनेस के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी मेंटेन कर सके। उसके अंदर हमने कुछ 3 फीचर्स देखे जो थे मैन मेड, फ्लेक्सिबल एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये उसके कुछ 3 फीचर्स थे। फर्दर मैंने उसमें बताया था दैट देयर आर 2 पार्ट्स, वन इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड वन इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशन। कंसेप्ट यानी अजम्पशन, कुछ माना गया हुआ अजम्पशन, एंड कन्वेंशन यानी कुछ ट्रेडिशन जो सदियों से फॉलो की जा रही है, जो उसके कुछ आउटकम्स हो गए। कन्वेंशन मैंने बोला था कि हम बाद में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। गोइंग कंसर्न यानी बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हम बंद करने के हिसाब से धंधा नहीं कर रहे हैं। सेकंड हमने देखा था कंसिस्टेंसी, यानी कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस अगर हम फॉलो कर रहे हैं सो इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, इट विल नॉट चेंज, राइट। थर्ड जो हमने देखा था वो था एक्रूवल। एक्रूवल का मतलब ये हुआ कि वेन एवर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड और टेक्स प्लेस इन द अकाउंट, so at that particular point of time we need to record that transaction in the book, irrespective of the fact whether the cash is received or the account is settled or not। जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है, बाइंग सेलिंग एनी ट्रांजेक्शन, तो हमको एट अ टाइम ही उसको रिकॉर्ड कर लेना है, ना कि तब जब उसका पेमेंट हो रहा है। सो कैश इज इममटेरियल बट द ट्रांजेक्शन इज इम्पोर्टेंट। नाउ मूविंग फर्दर, तो हमें कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसे हम बोलते हैं अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको मैं बोलता हूँ अकाउंटिंग कन्वेंशंस, तो आज हमें अकाउंटिंग कन्वेंशन देखना है। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है दैट इज़ अ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, या तो फिर अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें क्या होता है? सपोज मिस्टर ए started the business। Mr. A started the business 50,000 रुपीज़ से मिस्टर ए ने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट। सो इफ़ यू कुड रिकॉल, इफ़ यू कुड रिकैप इन द प्रीवियस सेशंस, in our some of the last videos, I have told you that the amount invested by the owner in chapter number 2, amount invested by the owner into the business, it will be called capital। याद आया कुछ? Apart from that, I have told you at that time as well, and right now I am telling you, उस वक्त भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि वी आर डूइंग बिजनेस एंड नॉट द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर। हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सो ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये यही बताता है कि मिस्टर ए ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, सो मिस्टर ए is a owner, that's it, right? But this is first person and this is another, यानी this is second person। तो ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है पता है? बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, यानी ये दोनों एक अलग अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो चुकी है। मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, रिलायंस, टाटा, तो ये सारे के सारे जो है, तो बिजनेस का जो ओनर, हाँ मानते हैं कि
ओनर की वजह से ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन इस प्रिंसिपल की वजह से हमको ओनर को एक सेपरेट पर्सन ट्रीट करना है और बिजनेस को एक नया पर्सन ट्रीट करना है। बिजनेस को अभी हमने एक पर्सन बना दिया है, तो ये एक अलग है और ये ओनर अपना अलग है। ये जो 50,000 जो मैंने बताया है, ये कैपिटल है। कैपिटल बिजनेस के लिए है। आज ये जो कैपिटल है उसका फ्यूचर में जब हम प्रॉपरली अकाउंट करेंगे तो बिजनेस ये जो कैपिटल है ना, अपने लायबिलिटी, अपने बर्डन, अपनी जिम्मेदारियों के हेड्स के अंदर बताएगा कि भाई मुझे 50,000 रुपये जो है वो देने हैं, लौटाने हैं। किसको? टू द ओनर। सो बिजनेस के लिए 50,000 एक कर्जा है, ये ओनर ने दिया है। तो याद रखना, अकाउंटिंग एंटिटी यानी एक पहचान, तो ये पहचान का प्रिंसिपल है। ये अपनी अलग अलग पहचान बता रहा है कि बिजनेस की एक अलग पहचान होगी और ओनर की अलग पहचान होगी। ये दोनों के अकाउंट कभी भी एक होंगे नहीं, दोनों को सेपरेटली ही ट्रांजैक्शन करना है। पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग होंगे, बिजनेस के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन अलग होंगे। सो मैं डेफिनेशन अभी लिखता हूँ, तो आप वो डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। एकदम सिंपल वर्ड में लिख रहा हूँ मैं। So this is the definition of this accounting entity principle. That means business is treated as a separate entity distinct from its owner. Business की एक अलग पहचान होगी अपने ओनर के अलावा। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। कैपिटल जो ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो वो एक बिजनेस के लिए जिम्मेदारी होगी। सो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर and business transactions are recorded in the books of account from the business point of view and not from that of the owners. याद रखना है। Clear? Simple? Second convention, money measurement principle. Very simple. ये हमने स्टार्टिंग में भी अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़ा था कि the transaction and event that can be measured in terms of money that can be recorded in the books of the business. यानी ये प्रिंसिपल भी इतना ही बता रहा है कि जो भी इवेंट और ट्रांजैक्शंस जो है जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उसी को हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सो मनी इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन। गेटिंग इट? याद रखना, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। ओके, सिंपल है ये। तो ये प्रिंसिपल यही बता रहा है। प्रिंसिपल नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. So according to this principle, the life of the enterprise is broken into the smaller period of time so that the performance can be measured at regular intervals, right? ये प्रिंसिपल क्या बता रहा है कि हमने कोई एक बिज़नेस स्टार्ट किया। सपोज़ इन 2010 हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। जैसा गोइंग कंसर्न बता रहा है कि बिज़नेस एक लंबे अरसे के लिए हमको चलाना है, तो यहाँ पे एंड मुझे पता नहीं है कि मेरा बिज़नेस कब बंद होगा। सो आई एम विद द पॉजिटिव व्यू दैट माई बिज़नेस इज गोइंग टू कैरी ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो जब मैंने 2010 में बिज़नेस स्टार्ट किया तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जब मेरा बिज़नेस गोइंग कंसर्न के हिसाब से बंद हो जाएगा, मैं उसके एंड पे ही जाके मेरा प्रॉफिट या नुकसान या कुछ भी जो मुझे इनकम या कुछ भी एक्सपेंसेस हुए हैं तो मैं वो बिज़नेस ख़त्म होगा यानी उसके एंड डेट पे मैं चेक करूँगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये प्रिंसिपल हमको ये बता रहा है कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो अपने पास एक अकाउंटिंग डेट है जो हमने पहले भी देखी थी। सो दैट डेट वॉज 1st of April, our accounting period, and that ends on 31st of March. तो ये अपना एक अकाउंटिंग पीरियड था, सॉरी अकाउंटिंग पीरियड है। तो ये प्रिंसिपल ये बता रहा है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आप अपने बिजनेस को स्मॉलर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट यानी डिवाइड कर दो, जनरली 1 ईयर।
यानी जब मैं 2010 में मेरा बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं 2011 के अंदर मेरे बिज़नेस में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है वो मैं यहाँ पे चेक करूँगा। 2011 का मैं 2012 में चेक कर लूँगा परफॉर्मेंस एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये होगा मैंने जो मेरा बिज़नेस है जो उसके लाइफ है मैंने एक स्मॉलर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनरली 1 ईयर। तो जिसके एंड के अंदर मैं मेरे बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस देख सकता हूँ, या तो फिर मेरा बैलेंस शीट यानी मेरे बिज़नेस का क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर मैं वो चेक कर सकता हूँ। सो द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड और ब्रोकन into a smaller period of time, that is generally 1 year, at the end of which the income statement, that is profit and loss, and the profit and the position statement, that is the balance sheet, are prepared. Getting it? ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बता रहा है। So in the view of the above, the life of the enterprise is broken into smaller period, usually 1 year, which is termed as accounting period. ये जो 1 साल है हम उसको accounting period में term कर सकते हैं। Moving to number 4, full disclosure principle. Full disclosure यानी पूरे का पूरा जो भी है जो रेलेवेंट है वो उसको मेंशन करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। फुल टोटली बता ही देना है। तो इसका मतलब ये हो कि ऑल द सिग्निफिकेंट एंड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑल द सिग्निफिकेंट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी फुली डिस्क्लोज, यानी बताना है। डिस्क्लोज का मतलब मेंशन करना, बताना है। डिस्क्लोज रिलेटेड टू द बिजनेस, बिजनेस के लिए बिजनेस के रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस है तो वो हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करना है। उसका बेस्ट एग्जांपल है कंटिंजेंट लायबिलिटी। हमने लायबिलिटी का मतलब जाना है। लायबिलिटी यानी बर्डन, जिम्मेदारी जो बिजनेस को आउटसाइडर्स को पे करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इसे अनसर्टेन लायबिलिटी। ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन यानी ये गारंटी नहीं है कि ये लायबिलिटी होगी ही फ्यूचर में। ये हो नहीं भी हो सकती है, ये है भी और नहीं भी है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि भाई कंपलसरी कंटिन्यूड लायबिलिटी यानी ये जिम्मेदारी ही बनने वाली है। नो, दैट इज़ नॉट गारंटी। उसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज यू ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द ऑनलाइन वेबसाइट दैट इज़ अमेजोन, राइट? तो सपोज अमेजोन ने एक ऑफ़र निकाली है कि अगर आप अभी जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, अमेजोन विल डिलीवर इट टू योर डोर स्टेप इन 2 वर्किंग डेज। इन 2 वर्किंग डेज, 2 दिन के अंदर अमेजोन आपके घर पे वही प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया है वो पहुंचा देगी। गारंटी है, ये अमेजोन ने अभी गारंटी दी है। लेकिन वहाँ पे नीचे एक और क्लॉज भी लिखा है कि अगर कंपनी नहीं लौटा पा रही है, जो प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं दे सकती 2 दिन के अंदर, तो कंपनी आपको आपके ऑर्डर के ऊपर 500 रुपीज़ कैशबैक देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑर्डर्ड। आपने चाहे 100 रुपये का भी क्यों ना बाई किया हो, अगर कंपनी 2 दिन के अंदर वो गारंटी फुलफिल नहीं कर रही है डिलीवरी का, तो आपको 500 रुपये का कैशबैक देगी। सपोज़ यहाँ पे हम मानते हैं कि किसी 2 पर्सन ने ऑर्डर दिया है। बहुत सारे देते हैं, अभी हम 2 ही लेते हैं कि भाई किसी 2 पर्सन ने ऑर्डर दिया है। अमाउंट ऑफ द ऑर्डर इज इररिलेवेंट राइट नाउ। 2 पर्सन ने ऑर्डर दिया है। कंपनी का टारगेट क्या है कि 2 दिन में डिलीवरी करना। लेकिन कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ गई, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कंपनी 2 दिन के बदले 4 दिन में डिलीवरी कर रही है। तो प्रोडक्ट तो सामने वाले को, बायर को तो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी यानी अनसर्टेन लायबिलिटी एक आ चुकी है। व्हाट इज़ दैट? अभी कंपनी को जो डिले हुआ है ना डिलीवरी करने में, उसके हिसाब से पर ऑर्डर 500 का कैशबैक कस्टमर को देना पड़ेगा। सो इन दिस केस यहाँ पे हमको 1000 रुपये का कैशबैक कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी। सो गेटिंग दिस इज़ द कंटीजेंट लायबिलिटी। दूसरा भी एग्जांपल ले लेते भाई, जैसे कोई बैंक में लोन लेने जाता है तो आज बैंक बोलते भाई कोई गारंटर है कि अगर आपने आज लोन नहीं दिया तो आपके बजाय कोई जो गारंटी लेता है हम उसके पास से वसूल करेंगे। तो ये जो गारंटी देना और अपना लोन का डिफ़ॉल्ट करना, पेमेंट नहीं करना,
तो ये भी एक कंटीजेंट लायबिलिटी ही होती है कि अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसी कंडीशन आ चुकी जो अनसर्टेनिटी और हम लोन पे नहीं कर पाए, तो हमारी जिसने गारंटी ली है ना, बैंक उसको पकड़ेगी और उसके पास से गारंटी के तौर पे लोन की अमाउंट की वसूली करेगी। गेटिंग? तो ये है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी रिलेवेंट है बिजनेस के लिए वो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करनी है। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, सॉरी, मटेरियलिटी प्रिंसिपल या कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। नंबर 5, मटेरियलिटी ये बता रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मटेरियल का मतलब हुआ इम्पोर्टेंस, यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है बिजनेस के लिए वो हमको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो ये मटेरियल कंसेप्ट यही बता रहा है कि डिस्क्लोज ओनली द मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड disclose only the material information and avoid the immaterial nature। यानी जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है ना उसको या तो अवॉइड कर दो या तो उसको किसी रेलेवेंट हेड में हम शो करेंगे। जनरली हम अवॉइड नहीं करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द केस, दैट what is the case, the case will decide whether it's material or not। okay, for example, सपोज मेरा एक बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैं स्पोर्ट्स गुड्स में डील कर रहा हूँ। सपोज वंस इन अ ब्लू मून विराट कोहली या MS धोनी मेरी शॉप पे आ गए। वंस वेरी रेयर टू रेयर ओकेजन में विराट कोहली या MS धोनी मेरी शॉप पे आ गए, उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, हमारी कुछ बातचीत हुई और उन्होंने कुछ मेरे जो स्पोर्ट्स गुड्स थे जो क्रिकेट के रिलेटेड थे वो बाई किए मेरे पास से। राइट, आई एम अ वेरी स्मॉल डीलर, मेरी कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं है, बट सपोज दे वर पासिंग थ्रू विद द कॉन्वॉय, दे स्टूड असाइड, दे सॉ माई शॉप एंड दे परचेज सम गुड्स। सो अब सब जानते हैं कि एज अ नेचर क्या इतनी बड़ी सिलेब्स मेरी अगर शॉप में आती है तो आई विल ऑफर देम सम स्नैक्स। राइट, चाय नाश्ता तो पूछूंगा ही एटलीस्ट। तो ये जो चाय नाश्ता का खर्चा जो मैं कर रहा हूँ, ये जो चाय नाश्ता का खर्चा जो मैं कर रहा हूँ, जो रेयर टू रेयर केसेस में मैंने कभी किया होगा किसी सिलेब्स पे, बिकॉज वो लोग मेरी शॉप पे आए, अभी मुझे पता नहीं दूसरी बार आएगी या नहीं, तो ये जो मैंने खर्चा किया उनके रिफ़्रेशमेंट्स के लिए तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगा। राइट, पर वो मैं ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड करूँगा कि भाई चाय नाश्ता टू विराट कोहली, चाय नाश्ता टू MS धोनी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये मेरा एक मटेरियल एक्सपेंस तो है, हाँ इम्पोर्टेंस है, मैंने खर्चा किया है, बिजनेस ने खर्चा किया है, तो बिजनेस ये खर्चे को रिकॉर्ड करेगी, लेकिन इसको किसी ना किसी एक रेलेवेंट हेड के अंदर खर्चे में उसको ऐड करेगी, ना कि भाई एक्सपेंसेस रिलेटेड टू MS धोनी, एक्सपेंसेस रिलेटेड ऑफ विराट कोहली। अगर इस तरह से मैं करने जाऊंगा तो माई ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट विल बी वॉल्यूमिनस, यानी इतना सारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा और मेरी इतनी मोटी बुक हो जाएगी कि मैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा, लेकिन बुक ख़त्म नहीं होगी। तो मैं ये सारे के सारे जो भी मटेरियल खर्चे हैं, जो खर्चे मैंने किए, वो उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक अंदर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस के हेड में रिकॉर्ड करूँगा, अलग अलग नहीं बताऊँगा। सो डिस्क्लोज ओनली द मटेरियल इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरली इन्फॉर्मेशन शुड बी मर्ज विद द रिलेवेंट हेड। समझ गए कि भाई खर्चे के अंदर उसको बता देना है, सिंपली बात खत्म करनी है। खर्चा ऑन MS धोनी, खर्चा ऑन विराट कोहली इस तरह से नहीं बताना है, सिर्फ खर्चे के अंदर आपको टोटल करके उसको आउटर कॉलम में बता देना है सिंपली। तो ये है मटेरियल कंसेप्ट। प्रूडेंस। सो प्रूडेंस का मतलब ये है कि do not anticipate the profit but record all the possible losses। ये प्रिंसिपल डिस्क्राइब कर रहा है यूजिंग द फ्रेज that do not anticipate a profit but provide for all possible losses। It generally it takes into consideration all the prospective losses but not the prospective profit।
ये चीज़ याद रखना। प्रूडेंस यानी कंजर्व, यानी ये बता रहा है कि हमको फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रॉफिट्स है ना उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन हमें अगर लग रहा है कि फ्यूचर में हमें कोई लॉस होने वाला है, प्रोबेबल लॉस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर वो होगा तो उसको पहले से ही हमको रिकॉर्ड करना है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर हमने कंटीजेंट लायबिलिटी की थी, तो ये भी कुछ उसी तरह ही है। उसका एक एग्जांपल मैं थोड़े रेलेवेंट टर्म में बता रहा हूँ कि सपोज हमने अभी स्टैंडर्ड 10 की एग्ज़ाम दी, राइट। सपोज आउट ऑफ 100 आपने 100 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, तो आउट ऑफ 100 जब आप घर आए तो आपकी मम्मी ने पूछा कि क्या लगता है कितने राइट हुए होंगे, तो आपको तो लगता है कि 90 तो आ ही जाएंगे। You know that you are very much sure about your 90 marks, but still, out of the fear, out of that uncertainty, you are replying to your mom that, Mom, I will score around 85 without any hassle. यानी आपको लग रहा है कि आप 90 स्कोर करोगे, फिर भी आप 85 बता रहे हो, क्यों? बिकॉज यू आर अनसर्टेन। सेकंड, चलो आपने 80 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, मॉम इज आस्किंग अगेन द सेम क्वेश्चन, बेटा what will be the scoring like? What do you expect? You are saying, I think I will get around 70. So you are again conserve about yourself that you do not want to take any kind of risk. अगर इससे ज़्यादा आ गए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर इससे कम आया ना तो मम्मी की सीधी चप्पल उल्टी हुई आने वाली है कि तू तो बोल रहा था भाई 85 आएंगे, तेरे तो 65 निकले। सो व्हाट इज़ दिस? तो ये बता रहा है कि यू आर वेरी मच कंजर्व्ड, कि आपने 100 का अटैम्प्ट किया है, लेकिन यू आर वेरी मच कंजर्व कि 85 तक तो आ ही जाइए। हालांकि आपको लगता है कि 90 आएगी, पर हाँ, ऑन अ सेफ साइड हम 5 मार्क्स कम घर पे बोलते हैं। वाई? ताकि मार ना पड़ जाए। दैट मीन्स you are conserve about safety। तो सेम थिंग अकाउंट में भी यही हो रही है कि हमको फ्यूचर में अगर प्रॉफिट, यहाँ पे भी अगर 5 मार्क्स प्रॉफिट में आ गए 90 तो वो हमारा प्रॉफिट, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करें, हाँ लॉस के हिसाब से ही रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर फ्यूचर में किसी चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है तो हमको वो रिकॉर्ड नहीं करना है, बट वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल द पॉसिबल लॉसेस, ऑल द अनसर्टेन, ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस, probable losses or the prospective losses, we need to record it। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। डाउटफुल डेट्स यानी हमने आज किसी को सामान सेल किया है 10,000 रुपीज़ में, हमको अभी श्योर है कि भाई पैसे तो आने वाले हैं, लेकिन अभी माइंड में एक डाउट भी है कि अगर उसने 5,000 ही दिए तो, बाकी 5,000 नहीं दिए तो हम क्या करेंगे? हम एक 5,000 का एक डाउटफुल डेट का एक प्रोविज़न, यानी एक क्या बोलते हैं उसे, व्हाट इज़ दैट वर्ड, आई एम मिसिंग दैट वर्ड राइट नाउ। प्रोविज़न यानी हमने हमारे जो प्रॉफिट है ना उसमें से एक पार्ट को अलग कर दिया। अभी पैसे मिले नहीं है, लेकिन हमने पहले से ही हमारे प्रॉफिट में से एक पार्ट को अलग कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी उसी के अंदर बताता हूँ कि यू आर गोइंग ऑन अ बाइक इन सूरत एंड आपको भाई एक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। यू आर वेरी मच श्योर कि भाई मुझे पकड़ेगा ही पकड़ेगा,
इसलिए आपने पहले से ही, आपकी पॉकेट मनी चलो 1,000 रुपये थी, तो आपकी पॉकेट मनी में से आपने उस 1,000 रुपये में से 200 रुपये एक अलग पॉकेट में रख दिए है, 800 रुपये एक अलग पॉकेट में रख दिए है। तो यू वेर वेरी मच श्योर कि भाई अगर पकड़ेगा तो मुझे इसी तरह से करना है, तो आप पहले से ही उसकी तैयारी करके आए थे। उस 1,000 में से आपने 200 अलग कर लिए थे, और एज एन इंडियन अपना वही पुरानी आदत जुगाड़ कर लेते हैं। तो यू बीइंग अ स्टूडेंट, आपको पकड़ा ट्रैफिक पुलिस ने कि भाई लाओ लाइसेंस एंड ऑल दैट स्टफ, यू आर नॉट हैविंग ऑल दैट आइटम्स। वो बोलेगा भाई इतना फाइन होगा, एंड जैसा कि पता ही है हम क्या करते हैं, सर मेरे पास इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, मेरी पॉकेट मनी नहीं है, तो मेरे पास 200 ही है। तो आप पॉकेट में हाथ, उस 200 रुपये वाले पॉकेट में ये हाथ डाल के बताओगे भाई ये रहे 200 रुपये। सो व्हाट डज दैट मीन? आपको पता था कि एंटिसिपेटेड लॉस हो सकता है, पुलिस वाला मुझे पकड़ सकता है, पकड़ेगा नहीं पकड़े वो अलग चीज़ है, नहीं पकड़ा तो, लेकिन पकड़ा। सो डाउटफुल डेट्स, यानी मैंने सेल किया था 10,000 का, 5,000 का भाई मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगा, तो मैंने पहले से ही मेरे प्रॉफिट में से 5,000 को एक अलग पार्ट में सेव करके रख दिया था। दिस इज द, दैट इज कॉल्ड द प्रोविजन। अगर इन फ्यूचर वो 5,000 नहीं दे रहा है तो मैंने तो ऑलरेडी मेरे प्रॉफिट में से अलग कर ही लिए थे। सो मैं एक सेफ साइड पे आ चुका हूँ, राइट। सेम हम क्लोजिंग स्टॉक, यानी हमारे जो भी धंधे के अंदर जितना भी स्टॉक है, हम उसको ना कभी भी मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करते। हम मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट हमको जितने में पड़ा है, उन दोनों में से कम वैल्यू है ना, हम उस पर ही रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि अगर मार्केट रेट ज़्यादा है तो कल कम भी हो सकते हैं, यानी सो ऑन अ सेफ साइड हम ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक को कम में ही रिकॉर्ड करते हैं। सो ये था अपना प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। नंबर 7 is the cost principle. According to the cost principle, an asset is recorded in the book of account at the price paid to acquire it, and the cost is the basis for all the subsequent accounting of the asset. यानी asset is always recorded at the cost at the time of purchase, right? कॉस्ट प्रिंसिपल ये बता रहा है कि हमने आज एक एसेट खरीदने के लिए जितने भी पैसे पे किए हैं, हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट में उसको उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, ना कि मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से करेंगे। एग्जाम्पल, हमने एक ज़मीन ली है बिजनेस के लिए, सपोज़ 10 lakhs में हमने वो ज़मीन ली थी, तो हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में उस ज़मीन की कीमत 10 लाख ही बताएंगे। फिर भले ही ना आज मार्केट में उसकी वैल्यू करोड़ों की हो, वो करोड़ों की वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने उस ज़मीन को कितने में एक्वायर किया था, कितने रुपए देके, तो हमको सिर्फ वो 10 लाख रुपए का ही ध्यान रखना है कि मैंने एसेट को इस कॉस्ट प्राइस पे लिया था, तो आज मैं मेरी बुक में एसेट को उसी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करूँगा। गेटिंग इट? मैचिंग प्रिंसिपल और मैचिंग कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल बता रहा है कि चलो हमने आज कोई एक एसेट परचेज़ किया है, जैसे कोई मशीनरी की बात कर रहे, तो हमने एक मशीनरी, जैसे कि मैंने एक प्रिंटिंग मशीनरी परचेज़ किया है, तो प्रिंटिंग मशीनरी परचेज़ जो किया वो मुझे रेवेन्यू जनरेट करके देगा पूरे साल के अंदर। तो उस रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए मुझे जो जो भी मटेरियल खर्चे हो गए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ऑयलिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑल दैट स्टफ्स, all that items that will be needed to generate this revenue, right, that will be considered. So ये कंसेप्ट ये बता रहा है कि कॉस्ट incurred during the particular period should be matched against the revenue of that particular period. यानी अगर ये एक साल मैंने जो मशीन चलाया उससे मुझे जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसके सामने मुझे उस प्रॉफिट को कमाने के लिए क्या क्या खर्चा करना पड़ा, मैं उसको मैच करूँगा। फिर ऐसा नहीं कि मैं मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी भी ये बिज़नेस के साथ ज्वाइन करूँ, नो, उस रेवेन्यू को कमाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है खर्चे, वो सारे के सारे एक्सपेंस में इसके साथ मैच करूँगा। कंसेप्ट नंबर 9, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट।
डुअल एस्पेक्ट यानी दो प्रकार। हर ट्रांजैक्शन के दो प्रकार होते हैं, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, एक होगा जमा, एक होगा उधार, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ट्रांजैक्शन। वो हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सा उधार, कौन सा जमा, कौन सा प्लस, कौन सा माइनस होने वाला है। बट हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू फोल्ड इफेक्ट, वन विल बी डेबिट एंड अनदर विल बी क्रेडिट। अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होके एट द एंड उसको ज़ीरो करना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो ये हमने आगे पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो दिस कंसेप्ट विल नीड टू बी जस्टिफाइड इन अकाउंट, सो दिस इज द डुअल अकाउंटिंग कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हमने एक्रोल पढ़ा था। एक्रोल में हमने देखा जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करता है तो हमको उसको उसी के टाइम पे रिकॉर्ड कर देना है, ना कि जबकि हमको पैसे मिल रहे हैं या नहीं है। सो एग्जैक्टली यही है, एक्रूवल ही है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच इट इज अर्नड, जब मिलेगा तब ही रिकॉर्ड करना है। जब अर्नड यानी हमको रेवेन्यू कब मिला, उस टाइम पे। रेवेन्यू का मतलब यहाँ पे नहीं है कि भाई तुमको पैसा मिला है, तुमने किसी के सेलिंग में आए, तुमने सेलिंग किया तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो ही चुका है यहाँ पे। सो इट इज़ अर्न, इट इज़ रिकॉर्डेड इन विच इट इज़ अर्नड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ रिसीव और नॉट। मिला या नहीं मिला, सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर। आपने ट्रांजेक्शन किया यानी आपका रिवेन्यू अर्न हो चुका है, तो आपको उसी समय आपकी बुक में एंट्री कर लेनी है, एग्जैक्टली लाइक एक्रूवल। यहाँ पे और कोई भी डिफरेंस नहीं है। नंबर 11, वेरीफाइबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि अगर हम आज कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं जिसको मैं फ्यूचर में जाके वेरीफाई कर सकूं, तो मुझे उसको मेंशन करना है। और हर ट्रांजैक्शन वेरीफाइबल होता ही होता है, क्योंकि और वो किस तरह से होगा, तो यस, इनवॉइसेस, बिल्स, रिसीट्स एक्सेट्रा, इसके थ्रू हम अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे, भाई ये सही है कि नहीं है। तो ये हमको चेक करने के बाद मेरा जो ट्रांजैक्शन मैंने आज किया है, तो मैं ये बिल के साथ वेरीफाई करूँगा, हाँ भाई ट्रांजैक्शन सही है, ये उसका बिल है, ताकि कोई भी गलत और कोई भी फेक ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में ना आ जाए। तो ये थे हमारे 11 अकाउंटिंग कन्वेंशन। इसे ध्यान से देखना, ध्यान से पॉज करके आप उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड करना। आई विल सी यू गाइज इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।